नमस्कार, मेरा नाम राहुल। स्वागत है न्यूट्रिशन क्लासेस 2.0 में। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो नेक्स्ट वीडियो आएगी यानी कि ये वीडियो, उसमें हम जो सीईटी का पूरा पूरा जो मैटर है, पूरा जो जजमेंट है, उसको हम डिस्कस करेंगे। अब सीईटी का जो पूरा मैटर है, पूरा जो जजमेंट है, उसको डिस्कस करना ज़रूरी क्यों है, उसको एक प्रकार से अच्छे से समझ लेना ज़रूरी क्यों है। देखिए, जो सीईटी का मामला है वो ऐसा इकलौता मामला नहीं है। एचएससी पर केस पहले भी हुए हैं, आगे भी होंगे। तो हमारे पास एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो कि सरकार या जो कमीशन है वो जो भी चीज़ें करता है, जो भी प्रोविज़न वो नए बनाता है, जो भी नए वो सिलेक्शन प्रोसेस या नया जो नियम कानून अगर वो कोई लेकर आता है, तो वो कौन से कानून हैं जो लीगल हो सकते हैं और वो कौन से हैं जो इलीगल हो सकते हैं। कम से कम हमें ये तो पता चले कि भाई ये चीज़ें अगर सरकार करती है तो वो लीगल हैं, उनको वो अधिकार है। तो अगर हम पूरा पूरा जो जजमेंट है उसको डिस्कस करते हैं तो हमें सरकार के कुछ अधिकारों को पता चलेगा कि भाई ये सरकार के अधिकार हैं, ऐसा सरकार अगर करती है तो वो कानूनी रूप से सही होगा। अगर हम वो चीज़ों को समझ लेते हैं तो भविष्य में जो केस होंगे उनको लेकर कोई भी हमें बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा, या फिर उन केसेस पर हम समय खराब नहीं करेंगे। अगर मान लीजिए कि सरकार ने कुछ ऐसा परिवर्तन कर दिया जो हमें पता है, हमारी इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि वो सही है, कानूनी रूप से सरकार ऐसा कर सकती है, वो सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है, तो फिर एक तो बेवजह हम केस नहीं करेंगे। हमारा जो समय है और जो हमारी ऊर्जा है, हमारे संसाधन हैं, वो हम बेवजह नहीं खराब करेंगे। दूसरा क्या है कि हमारे केसेस की वजह से हम जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसको डिले नहीं करेंगे। क्योंकि मान लीजिए कि किसी प्रोसेस में मैं शामिल नहीं हो पा रहा हूँ किसी कारण से, जैसे कि अभी जो सीईटी है उसमें कुछ बच्चे शामिल नहीं हो पाएंगे। अगर मुझे पता है कि कानूनी रूप से सरकार सही है तो फिर मैं उन बच्चों का समय खराब नहीं करूँगा जो कि एलिजिबल हैं, जो कि काबिल हैं उस प्रोसेस में भाग लेने के लिए। तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो आसान रहेंगी अगर मुझे पता है कि कौन सी चीज़ें लीगल हैं और कौन सी चीज़ें लीगल नहीं हैं। इसलिए इस जजमेंट को पूरा पूरा समझ लेना हमारे लिए ज़रूरी है। इसमें सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं, हाई कोर्ट की गाइडलाइंस हैं, जो कि कहीं ना कहीं सरकार को सही साबित करती हैं। और उसी का जो मुख्य उसी की वजह से अगर हम कहें तो हमारा जो पक्ष है वो कमज़ोर पड़ा है और सरकार का जो पक्ष है वो उसमें मजबूत दिखाई हमें पड़ा है। और उसी वजह से जजमेंट हमारे खिलाफ आया है, क्योंकि हम चाहते थे कि सीईटी क्वालिफाई हो, लेकिन सीईटी क्वालिफाई नहीं हो पाया है। तो हमें पूरा का पूरा जो मैटर है वो एक बार समझ लेना जरूरी है, ताकि भविष्य की जो गलतियां हैं वो हम नहीं करें, बेवजह का समय, बेवजह का तनाव हम अपने दिमाग पर न लें और जो चीज़ें लीगल हैं उनको हम स्वीकार कर पाएँ। तो एक तो चीज़ हम इसमें मेन ये डिस्कस करेंगे कि दोनों का पक्ष क्या था, हमारे जो पेटिशनर थे हमारा पक्ष कैसा था, कौन कौन से क्वेश्चन हमने करे थे और उसके जवाब में सरकार ने क्या कहा। पहली बात तो हम ये डिस्कस करेंगे। दूसरा हम इसमें ये डिस्कस करेंगे कि मान लीजिए कि सरकार जो हाई कोर्ट है उसका फैसला हमारे पक्ष में आता और सरकार हाई कोर्ट के बजाय फिर उस केस को सुप्रीम कोर्ट ले जाती, तो फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या रहता। या फिर अगर हम अब सुप्रीम कोर्ट जाएं तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या रहेगा। क्या जो सरकार कर रही है वो गैर कानूनी है, क्या हम इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। अगर हम कर सकते हैं इसको तो फिर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा वो हमारे हक में आएगा या नहीं आएगा। दूसरी चीज़ हम इसमें ये डिस्कस करेंगे। और तीसरी जो कि इम्पोर्टेंट है, थोड़ी सी रेलेवेंट है और चलती है, एक जो नॉर्मल जो आदमी है उसको खबर है उस चीज़ की, वो है कि क्या अगर सरकार चाहे, अब अगर सरकार का मन करे अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए, अपनी राजनीति को चमकाने के लिए, तो क्या सरकार अब सीईटी को क्वालिफाई कर सकती है। क्योंकि सरकार ने हाई कोर्ट में दलीलें पेश कर दी हैं कि सीईटी क्वालिफाई नहीं होगा और उसमें वो जीत चुकी है। अगर सरकार का मन बदले वोट बैंक के लिए तो क्या सरकार अब सीईटी को क्वालिफाई कर सकती है। तीसरी चीज़ हम इसमें ये डिस्कस करेंगे। तो इस प्रकार से हमारा जो डिस्कशन है वो आगे की तरफ चलेगा। तो स्टार्ट करते हैं कि शुरुआत कहाँ से हुई। जो नोटिफिकेशन है सीईटी का वो 2022 में आया, 5 मई 2022। जो पूरा पूरा नोटिफिकेशन है कि क्या क्या जो सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है वो क्या रहेगा, प्रोसेस क्या रहेगा। तो उसके अंदर बहुत सारे क्लोजेस थे, बहुत सारे छोटे छोटे उसमें छोटे छोटे पैराग्राफ्स थे जिनमें इंफॉर्मेशन दे रखी थी कि चीज़ें कैसे चलेंगी, कि जो सी ग्रुप का होगा वो कैसे होगा, डी ग्रुप का कैसे होगा। तो उसी के अंदर जो 7th क्लोज है, क्लोज 7 का भी 5वां जो सब क्लोज है 7V, उसमें उन्होंने एक बेसिक क्राइटेरिया दे रखा था कि भाई अगर जो रिजर्व कैटेगरी है उसके 40% मार्क्स आएंगे,
और जो अनरिजर्व्ड है, जो जिनके पास रिजर्वेशन नहीं है, उनके अगर 50% से ज़्यादा मार्क्स अगर आएंगे तो उन्हीं को हम आगे का जो प्रोसेस है सीटी मेंस में, उनको हम बैठने की अनुमति देंगे। ये बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट उन्होंने कही थी और उसी को लेकर हम आगे चल रहे हैं कि भाई आपने तो ये कहा था कि 40% है, 50% है, अब आपके क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ये शायद हो सकता है कि 65-70 का जो आंकड़ा है उसको भी क्रॉस कर दे, क्योंकि 4 गुना 5 गुना में तो वही लोग आएंगे जिनके पास कम से कम 65% से ज़्यादा हो। तो कहा तो आपने 40-50 का था, अब ये आप क्या कर रहे हैं? तो क्वेश्चन तुम्हारा बेसिकली वही है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट जो क्लोज 9 है, क्लोज 9(1), उसमें उन्होंने ये बोल रखा है कि भाई जो भी हम पोस्ट सीटी होगा पहले, उसके बाद हम जो पोस्ट होंगी, जितनी रिक्वायरमेंट हमें होगी, उनकी एडवर्टाइजमेंट हम रिलीज करेंगे और जितनी पोस्ट होगी उसके अकॉर्डिंग हम आगे जो रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है या जो कैंडिडेट हैं उनको हम एनरोल करेंगे, उनको हम मौका देंगे। और उसी के अंदर मेंशन है 9(1) में ही कि हम कैंडिडेट्स का जो जितनी पोस्ट हैं हम उनका 4 गुना 5 गुना इतने हम कैंडिडेट्स को बैठने का मौका देंगे उस एग्ज़ाम में। और इसी की वजह से क्लोज 9(1) की वजह से जिन बच्चों ने सीटी क्वालिफाई भी कर दिया है, 40% 50% से ज़्यादा है, लेकिन वो सीटी मेंस में नहीं बैठ पाएंगे केवल क्लोज 9(1) की वजह से। तो इसलिए हमने जो पेटिशन दाखिल कर रखी थी हाई कोर्ट में, उसमें हम चाहते हैं कि भाई जो क्लोज 9(1) है ना, ये हमें बैठने से रोक रहा है, ये इलीगल है, ये ठीक नहीं है। इसको जो हाई कोर्ट है वो खारिज कर दे कि भाई ये जो प्रोविज़न है वो हमारे अधिकारों का हनन कर रहा है, इसको हटाया जाए। जैसे ही क्लोज 9(1) हटता है, जो सीटी है वो क्वालिफाई हो जाएगा, क्योंकि जो 4 गुना 5 गुना का जो क्राइटेरिया है वो क्लोज 9(1) में मेंशन है। तो हम बेसिकली सीटी को क्वालिफाई करवाना चाहते थे, या यूं कहें कि हम क्लोज 9(1) को जो पूरा का पूरा जो नोटिफिकेशन है उससे हटाना चाहते थे, उसको हम इलीगल साबित करना चाहते थे। और उसी के लिए हमने दलीलें दी हैं, क्योंकि देखिए जिन बच्चों ने सीटी क्वालिफाई कर दिया है, उसके अलावा जो टॉप के बच्चे हैं, मान लीजिए कि जो 65-70 है, क्योंकि जो 4 गुना 5 गुना है उसमें वही बच्चे आएंगे, तो केवल उनको मौका दिया जा रहा है सीटी मेंस के लिए। हमें जो बाकी बच्चे हैं जिनके मार्क्स कम हैं लेकिन क्वालिफाई कर दिया है, उनको मौका नहीं दिया जा रहा है। तो ये हमारे समानता के अधिकार का हनन है, ये हमारे जो इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है उसका कहीं ना कहीं हमारा हनन है। सभी को बराबर का अधिकार नहीं दिया जा रहा है, सभी को बराबर का अवसर नहीं दिया जा रहा है। किसकी वजह से? क्लोज 9(1) की वजह से। तो हम बेसिकली ये बोल रहे थे कि भाई जो 9(1) है वो हमारे समानता के अधिकार और हमारे जो इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, अवसर की समानता के अधिकार का हनन है और इसको हटाया जाए। जैसे ही 9(1) हटता है सीटी क्वालिफाई हो जाएगा, जो कि हम नहीं कर पाए क्योंकि हमारा पक्ष थोड़ा सा कमज़ोर था। तो ये बातें हमने कही और इसमें हमने ये भी मेंशन किया, ये जो लगातार मैं बातें बोल रहा हूँ ये हमारा पक्ष है कि हमने क्या क्या कहा, फिर इसके बाद हम देखेंगे कि सरकार का रिस्पॉन्स क्या आया है। तो उसके बाद हमने कहा कि भाई देखिए, जो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, लेकिन जो सीटी हम एग्ज़ाम ले रहे हैं उसमें तो आप हिस्ट्री पूछ रहे हैं, आप उसमें ज्योग्राफी पूछ रहे हैं, जिसका जो टेक्निकल जो कैंडिडेट है उसको उसकी नॉलेज नहीं है। तो आप उसकी नॉलेज को बिना टेक्निकल क्वेश्चंस के कैसे आप जान सकते हैं? और वो जो सीटी है उसको क्वालिफाई नहीं कर पा रहा है, तो फिर आप इक्वलिटी कहाँ है इसमें, अवसर की समानता इसमें कहाँ है? और एक जो क्वेश्चन हमारा था कि देखिए जो सीटी मेंस जो होगा उसमें एक जो कैंडिडेट है वो बहुत सारे एग्ज़ाम देगा और लेकिन पोस्ट तो उसको एक ही मिलेगी। तो बहुत कम बच्चे हैं जो सीटी मेंस में बैठेंगे, उनमें से फिर बहुत कम बच्चे हैं जो पोस्ट ऑक्यूपाई करेंगे, क्योंकि एक आदमी एक पोस्ट ऑक्यूपाई करेगा। तो इसके बाद हो सकता है कि जो कुछ पोस्ट हैं वो खाली रहें, तो फिर कमीशन उनको कैसे भरेगा? तो इससे भी क्या है कि अनसर्टेनिटी बच्चों में है। और इसमें हमने ये भी कहा है, यानी कि हमारा जो पिटिशनर है, हमारे जो वकील हैं, उन्होंने कहा है कि जो क्लोज 9(1) है ना, वो ओपन और फेयर कंपटीशन नहीं होने दे रहा है। ओपन एंड फेयर कंपटीशन मतलब क्या है कि उसमें सारे के सारे जो कैंडिडेट हैं वो पार्टिसिपेट कर पाएँ। लेकिन इसमें तो क्या है कि हम बच्चों को फिल्टर आउट कर रहे हैं। हम 4 गुना 5 गुना के जो क्राइटेरिया है उससे बहुत सारे बच्चे सीटी मेंस में नहीं बैठ पा रहे हैं। तो फिर ओपन और फेयर कंपटीशन कहाँ रहा इसमें?
जो कि होना चाहिए। जो सीईटी है वो बेसिकली क्या था, एक क्वालिफाई का एग्ज़ाम था, एक हम उसमें जो कैंडिडेट है उसकी बेसिक स्किल को हम टेस्ट करना चाहते थे। लेकिन आपने तो जो मेरिट में जो बच्चे आएंगे उन्हीं को आपने नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए कंसीडर किया है, तो ये तो एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो गया। जो बेसिक इसका ऑब्जेक्टिव था वो तो फिर रहा ही नहीं। और इसमें हमने एक चीज़ जो और कही कि जो आर्टिकल 309 है, 309 है, उसको भी इसमें जो प्रोविजंस तैयार करे गए हैं सीटी को लेकर, जो पॉलिसी तैयार की गई है, उसमें आर्टिकल 309 का उल्लंघन किया गया है। जबकि जो आर्टिकल 309 है वो क्या है कि जो स्टेट है या सेंटर है उसमें जो रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है उसको लेकर उसमें कुछ नियम कानून दे रखे हैं, और उसमें ये भी अधिकार सरकार को, राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को दे रखा है कि जो सरकार है वो रिक्रूटमेंट के लिए अपनी खुद की पॉलिसी, अपना खुद का सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो तैयार कर सकती है, वो उसको कानूनी अधिकार है। तो कहीं ना कहीं ये जो दलील थी वो कमज़ोर हमारी थी, क्योंकि 309 तो अधिकार देता है सरकार को कि भाई आप अपने जो नियम कानून हैं वो बना सकते हैं रिक्रूटमेंट करने के लिए। और जो 309 है उसमें वही चीज़ें हैं कि रिक्रूटमेंट कैसे होगी, जो रिक्रूटमेंट का क्राइटेरिया क्या रहेगा, प्रोसेस क्या रहेगा, और रिक्रूटमेंट हो जाने के बाद जो भी अपॉइंटेड व्यक्ति है उसके पास फिर क्या क्या अधिकार हैं, वो सारी चीज़ें आर्टिकल 309 में दे रखी हैं। अब इसमें हमारा मेन क्वेश्चन क्या है कि हम चाहते हैं कि सारे के सारे जो बच्चे हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर पाएँ सीईटी मेंस में। इनडायरेक्टली हम क्या कह रहे हैं कि जो शॉर्ट लिस्ट जो कर रहा है HSSC, अब देखिए जैसे शॉर्ट लिस्ट करना क्या है कि कुछ बच्चों को बाहर कर देना, ठीक है। अब हमने जो पहली जो शॉर्ट लिस्टिंग है वो हमने कर दी सीईटी एग्जाम लेकर, बहुत सारे बच्चे उसमें से बाहर कर दिए। दूसरी हम जो शॉर्ट लिस्टिंग है वो हम कर रहे हैं, जो क्राइटेरिया हमने सेट कर दिया कि 4 गुना 5 गुना बच्चे ही आएंगे, तो बाकी बच्चे बाहर कर दिए, तो ये क्या होगी, दूसरी शॉर्ट लिस्टिंग। तो क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या कानूनी रूप से ऐसा किया जा सकता है कि हम बार बार शॉर्ट लिस्टिंग कर रहे हैं? तो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई बार बार शॉर्ट लिस्टिंग हो सकती है, क्योंकि जो रिक्रूटमेंट हम कर रहे हैं, जो प्रोसेस हम अपना रहे हैं, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि सिस्टम में मेरिट के लोग पहुंचे, टैलेंटेड लोग इसमें पहुंचे। तो हमें करना क्या पड़ेगा, पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है तो हमें बच्चे बाहर करने पड़ेंगे। तो अगर उसके लिए बार बार शॉर्ट लिस्ट करना पड़े तो वो उसकी जो पॉलिसी है उसके खिलाफ नहीं है। हालांकि एक जो बेसिक क्राइटेरिया हमने दे दिया है कि भाई 40% हों आपके, 50% हों उसमें, तो वो बेसिक है, वो मिनिमम है। उसके बाद अगर हम बेंचमार्क को, यानी कि कमीशन अगर बेंचमार्क को बढ़ाना चाहे तो वो बढ़ा सकता है, क्योंकि उसके बढ़ाने से सिस्टम को कोई नुकसान नहीं है। हम चाहते हैं कि इंटेलिजेंट बच्चे सिस्टम में आएँ, हम इंटेलिजेंट में भी फिर फिल्टर कर रहे हैं कि उसमें से भी और इंटेलिजेंट बच्चे आएँ, तो ये तो सिस्टम के लिए अच्छी बात है। तो इसमें कोई भी गैर कानूनी चीज़ इसमें नहीं है। अगर कोई भी जो कमीशन है वो बार बार शॉर्ट लिस्टिंग करता है तो वो किसी प्रकार से गैर कानूनी नहीं है, वो ऐसा कर सकता है। यानी कि जो शॉर्ट लिस्टिंग होगी 4 गुना 5 गुना पर, वो कानूनी रूप से सही है। और इन सारे पक्षों से हम ये देख सकते हैं नॉर्मली कि भाई जो सरकार है उसका पक्ष थोड़ा सा मजबूत हमें दिखाई पड़ता है। क्योंकि देखिए सरकार ने आंसर करते हुए क्या कहा है कि एक तो उन्होंने, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोल रखा है कि भाई शॉर्ट लिस्टिंग हो सकती है आराम से, इसमें कोई भी चीज़ नहीं है, बाद में हम क्राइटेरिया को थोड़ा सा हाई कर सकते हैं। हमने पहले 40% कहा, 50% कहा, उसको हम 60% 70% कर सकते हैं, क्योंकि हमें मेरिट वाले बच्चे चाहिए, हमें इंटेलिजेंट बच्चे उसमें चाहिए, तो वो ऐसा कर सकती है। हम इसमें कुछ जो कोर्ट केस हैं, हाई कोर्ट के जो कुछ केस हैं, सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ केस डिस्कस हुए हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे और उनके आधार पर ही मैं ये चीज़ें बोल पा रहा हूँ। तो इसमें जो सरकार है, हमने बहुत सारे क्वेश्चन करे, भी आप क्यों कर रहे हो, 9(1) इलीगल है, ये इनवैलिड है। तो सरकार ने क्या कहा, देखिए, तो पहली बात सरकार ने कही है कि भाई देखो, जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज हुआ 5/5/2022 को, और फिर जो आप केस कर रहे हो वो आप 10वें महीने में कर रहे हो, 18/10/2022 को। तो ये जो इतना गैप है वो क्यों है? तो उन्होंने कहा कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की कुछ गाइडलाइंस हैं कि भाई जो भी इंसिडेंट हुआ है उसके इतने टाइम इंटरवल में या इतने ड्यूरेशन में आप अपना पक्ष रखिए, आप अपने सवाल उठाइए। अगर आप बहुत डिले कर देंगे तो उसका नकारात्मक प्रभाव आप पर पड़ेगा, आपका जो पक्ष है वो थोड़ा सा कमज़ोर होगा। तो एक तो उन्होंने ये मेंशन कर दिया, किसने, सरकार ने। दूसरा उन्होंने कहा कि भाई ये जो सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है उसको सेट करना, सिलेक्शन का प्रोसेस सेट करना, वो सारा का सारा सरकार के अंतर्गत आता है, सरकार का अधिकार है उस पर। सरकार सिलेक्शन प्रोसेस को किस प्रकार से करती है वो सारा का सारा काम सरकार का है, और ये अधिकार हमें मिलता है आर्टिकल 309 से ही, वो हम कर सकते हैं और वैसा ही हमने किया है। सरकार अपने अनुसार
नियमों में बदलाव कर सकती है, सिलेक्शन प्रोसेस में बदलाव कर सकती है। तो उन्होंने रेफरेंस इसका लिया। दूसरा उन्होंने कहा कि भाई हमने कोई सरप्राइज नहीं दे दिया आपको कि भाई हमने पहले बताया नहीं कि भाई 4 गुना 5 गुना बुलाएंगे। हमने पहले आपको बता रखा है नोटिस में ही, जो क्लोज 9(1) है, कि भाई ऐसे ऐसी चीज़ें होंगी। तो इसमें कुछ भी नया नहीं है, हमने ऑलरेडी बता रखा है, जो कि नियम कानून के तहत है। अगर हम कुछ बदलाव करते ऐसा जो कि हमने पहले नहीं आपको बताया तो गलत बात थी। और क्या है कि इसमें आपने डिक्लेरेशन भी दे रखा है। जब भी हम फॉर्म भरते हैं उसके बाद में हम क्या करते हैं, डिक्लेरेशन साइन करते हैं, और जो HSSC बार बार हमसे प्रिंट निकलवा कर उस पर साइन करवा कर दोबारा से अपलोड करवा रहा है, वो ये सुनिश्चित करता है कि भाई आपने सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, आपको पता है कि क्या होने वाला है, और उस पर हमने सहमति दे दी है। तो एक ये जो चीज़ें हैं, इन सभी चीज़ों ने मिलकर जो सरकार है उसका पक्ष थोड़ा सा मजबूत करता है। तो अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे बिंदु पर। मान लीजिए कि अब हम कोशिश करें सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करने की, तो क्या रहेगा, तो क्या पॉसिबिलिटी है कि जो फैसला है वो हमारे पक्ष में आए। या मान लीजिए कि हाई कोर्ट ने हमारे पक्ष में फैसला दिया होता और सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंचती, तो सुप्रीम कोर्ट का फिर रवैया क्या रहता। क्या जो सुप्रीम कोर्ट है वो हमारे साथ खड़ा रहता, या फिर फैसला बदल दिया जाता, तो फिर क्या होता। तो इसमें हमें देखिए इतिहास को थोड़ा सा समझ लेना जरूरी है, यानी कि इसके बैकग्राउंड को हम थोड़ा सा समझते हैं। ये जान लेना जरूरी है कि क्या सीईटी एक लौता जो सीईटी का जो केस है वो नया ही केस है ऐसा, या फिर ऐसे जो केसेस हैं वो पहले अलग अलग हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग प्रकार से पहुंच चुके हैं। तो अगर हमें उनकी अंडरस्टैंडिंग होगी तो हम सीईटी के केस को और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। अगर हमें उनकी अंडरस्टैंडिंग होगी तो हम जो सीईटी का मामला है उसको हम और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो उनको समझ लेना जरूरी है, क्योंकि देखिए इतिहास बहुत महत्वपूर्ण है। समझदार व्यक्ति इतिहास को देखता है, समझता है, उससे सीखता है, और फिर वो अपने भविष्य का कदम रखता है। यानी कि इतिहास को देखना है और भविष्य में हमें कदम रखना है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड समझें, और जो केसेस सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में पहुंचे हैं उनको हम थोड़ा सा समझें। और इसी जो पूरा का पूरा जो ऑर्डर है सीईटी का, उसमें कई केसेस का मेंशन हुआ है। तो हम बारी बारी से एक बार देखते हैं उनमें क्या हुआ है, ताकि थोड़ी सी और हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो गहरी हो सके। तो इसमें जो पहला केस है देखिए, वो है MP पब्लिक सर्विस कमीशन वर्सेस नवनीत कुमार पोद्दार। अब पहले पूरा का पूरा एक बार केस समझिए क्या था। इसमें लेबर कोर्ट में जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उसके लिए रिक्रूटमेंट थी, उसकी भर्ती थी, और उसमें जनरल की 4 पोस्ट थी। अब उन्होंने इसके अंदर क्या था कि कोई एग्ज़ाम नहीं था, सीधा इंटरव्यू था। तो उन्होंने बेसिक क्राइटेरिया इसमें रख दिया कि भाई जिसके पास एडवोकेट के रूप में 5 साल का एक्सपीरियंस है वो एलिजिबल है, उसको हम इंटरव्यू के लिए बुला लेंगे। लेकिन एप्लीकेशन उनके पास बहुत सारी पहुंच गई, वो इतनी पहुंच गई कि उनको लगा कि भाई इतने लोगों का हम इंटरव्यू नहीं कर सकते, हमें तो 4 लोग चाहिए हैं। तो फिर उन्होंने शॉर्ट लिस्ट करने के लिए जो क्राइटेरिया है वो थोड़ा सा चेंज कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई 5 साल नहीं, जिसके पास 7.5 साल का एक्सपीरियंस है हम उन्हीं को इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, और उन्होंने वैसा ही किया। तो फिर जो इनका जो एक्सपीरियंस था वो 5 साल का था या 6 साल का था, यानी कि किसी न किसी प्रकार से वो 7.5 से कम था, तो वो पहुंच गई हाई कोर्ट में। उन्होंने कहा कि देखिए पहले उन्होंने 5 साल का कहा था, अब ये 5 साल वालों को बुला नहीं रहे हैं, 6 साल वालों को नहीं बुला रहे हैं, ये तो केवल 7.5 वालों को इंटरव्यू के लिए बुला रहे हैं। तो हाई कोर्ट ने कहा कि भाई बिल्कुल तुम ठीक बोल रहे हो, ये जो कमीशन जो भी कर रहा है ये गलत है। सो जो 5 साल का जिनके पास एक्सपीरियंस है उनको भी बुलाना है, क्योंकि वो अपने जो अपना एडवर्टाइजमेंट है उसमें आपने ये कहा है, आपने उसमें बेसिक क्राइटेरिया जो सेट किया है उसके अकॉर्डिंग आपको 5 साल का जिनके पास एक्सपीरियंस है उनको बुलाना चाहिए। तो जो कमीशन है फिर वो पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने कहा सर देखिए जो हाई कोर्ट जो है वो हमें ये बोल रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जो कमीशन जो कर रहा है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि जो भी प्रोसेस हम यूज़ करते हैं बेसिकली हमारा मकसद क्या है कि अच्छे लोग सिस्टम में पहुँचें। अब जिसके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है, एक के पास 7.5 का एक्सपीरियंस है, उसमें से बढ़िया कौन है, 7.5 का है। तो अगर 7.5 का जो एक्सपीरियंस है, जिन लोगों के पास इतना एक्सपीरियंस है वो हमारे पास अवेलेबल हैं, उतने कैंडिडेट्स हमारे पास हैं, तो फिर इसमें दिक्कत क्या है, इसी तो अल्टीमेटली सिस्टम को फ़ायदा होगा। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जो ये शॉर्ट लिस्टिंग हुई है
ये जो हल्का सा चेंज इसमें किया है वो सिलेक्शन प्रोसेस बदलने जैसा इसमें कुछ नहीं है। जो कमीशन है वो मेरिट को प्रमोट करने के लिए ऐसी कुछ जो शॉर्ट लिस्टिंग है वो कर सकता है, और ये किसी भी प्रकार से गलत नहीं है, ये इनवैलिड नहीं है। और जो फैसला आया वो कमीशन के पक्ष में आया। ये पहला ऐसा केस है जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को बदल दिया, यानी कि कमीशन चेंज कर सकता है, मेरिट को प्रमोट करने के लिए वो कुछ चेंजेस ऐसे कर सकता है जिससे कि जो बेंचमार्क है थोड़ा सा वो बढ़ जाए। इसके अलावा और इसी केस में जो एमपी सर्विस कमीशन का जो केस था उसी में एक हरियाणा के एक केस का रेफरेंस दे रखा था, और वो केस था स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस सुभाष चंद्र मारवाहा केस। इसमें देखिए क्या था, ये पंजाब सिविल सर्विस में जुडिशियल ब्रांच के लिए इसमें भर्ती करनी थी। तो स्टार्टिंग में उन्होंने बोल दिया कि भाई 40% जिसके पास जो एग्ज़ाम होगा जिसमें 40% का जो क्राइटेरिया है अगर फुलफिल करते हैं आप तो आप अपॉइंट हो जाएंगे। जो बाद में 55% जिनके मार्क्स आए थे उनको रिक्रूट किया गया, उससे कम जिनके थे, मान लीजिए कि उन्होंने देखिए बेसिक उन्होंने कहा था कि 45 आपके पास हों, लेकिन जो भर्ती किया वो उनको किया जिनके 55 से क्या हों, ज़्यादा हों, तो थोड़ा सा चेंज कर दिया। जस्टिफिकेशन में सुप्रीम कोर्ट ने फिर यही कहा कि भाई शॉर्ट लिस्टिंग हो सकती है क्योंकि हम मेरिट को प्रमोट कर रहे हैं, अगर हमारे पास कैंडिडेट अवेलेबल हैं इतने तो हम उसको आराम से अप्लाई कर सकते हैं, हम बेंचमार्क को बढ़ा सकते हैं। तो ये ऐसा दूसरा मामला था। इसके अलावा एक और जो केस था, देखिए इसमें बहुत सारे केसेस का जिक्र है, तो उसमें से हम कुछ जो इंपॉर्टेंट हैं जो सीटी से मिलते जुलते हैं उन्हीं का हम इसमें जिक्र करेंगे। तो इसके अलावा जो तीसरा केस था वो था यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस टी सुंदररमन का केस। अब इसमें क्या था, देखिए इसमें क्या था कि यूपीएससी ने एक नोटिफिकेशन इशू किया जिसमें 3 पोस्ट थी असिस्टेंट प्रोफेसर इन मेडिसिन की। तो मेडिसिन का जो फील्ड है उसमें 3 असिस्टेंट प्रोफेसर चाहिए थे। तो उन्होंने 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा कि भाई बेसिक आपके पास क्या हो, 3 साल का आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस हो। तो उसके बाद क्या था कि जो पोस्ट थी वो 3 थी और उसमें जो एप्लीकेशन उनके पास पहुंची वो थी 37, तो 37 एप्लीकेशन उनके पास पहुंच गई। तो फिर उन्होंने क्या कर दिया कि जो पहले 3 साल का जो क्राइटेरिया सेट किया था उसको बढ़ाकर उन्होंने कर दिया 4 साल, और जो 20 कैंडिडेट ऐसे थे जो उस क्राइटेरिया को फुलफिल करते थे और उन्हीं का उन्होंने इंटरव्यू लिया, बाकी जो बचे हुए हैं उनका इंटरव्यू उन्होंने लेने से मना कर दिया। और जस्टिफिकेशन में कहा कि भाई शॉर्टलिस्टिंग कर रहे हैं क्योंकि कैंडिडेट्स हमें क्या चाहिए, हमें अल्टीमेटली मेरिट को प्रमोट करना है, तो हमें ब्रिलियंट माइंड्स हमें चाहिए, तो इसकी वजह से हमने ये कर दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने इसको भी जस्टिफाई किया और कहा कि ये भी गलत नहीं है, कमीशन अगर बेंचमार्क बढ़ाना चाहे तो वो बढ़ा सकता है क्योंकि हमें चाहिए मेरिट वाले लोग, तो ये भी फैसला है। और देखिए सीईटी में यही तो हो रहा है, पहले उन्होंने बोल दिया कि भाई बेसिक क्या हो, 40 हो 50 हो, यानी कि अनरिजर्व के लिए 40% हो, रिजर्व के लिए 50% हो। अब जो 4 गुना है 5 गुना है उसके हिसाब से ये बढ़ेगा, 65 पहुंचेगा, 70 पहुंचेगा, तो बेंचमार्क थोड़ा सा बढ़ रहा है। और सुप्रीम कोर्ट के इन जब हम केसेस को ऑब्जर्व करते हैं तो हम ये पाते हैं कि भाई जो क्राइटेरिया है वो थोड़ा सा ऐसा बदलाव हो सकता है, और इस बदलाव को हम क्राइटेरिया में बदलाव नहीं कहेंगे, इसको हम ये नहीं कहेंगे कि जो पूरा सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें चेंज कर दिया है, और ये किसी भी प्रकार से इनवैलिड नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट बार बार ऐसे केसेस के माध्यम से जस्टिफाई कर चुका है कि ये गलत नहीं है, कमीशन ऐसे डिसीजन ले सकता है। और इसी के आधार पर ये जो सारी चीज़ें हैं, इन केसेस के आधार पर हाई कोर्ट है वो कमीशन को, एचएसएससी को या कहें तो हरियाणा सरकार को सही साबित करता है। इसके अलावा एक और केस है जो सीईटी से मिलता जुलता है, वो देखिए जो केस है वो था योगेश यादव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। तो इसमें क्या था कि जो डिप्टी डायरेक्टर है, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ लॉ, उसकी अपॉइंटमेंट थी। तो उसमें 80 नंबर का एग्जाम था और 20 नंबर का इंटरव्यू था, और उन्होंने बेसिक क्राइटेरिया सेट कर दिया कि भाई जिससे 50% जिसके कम नंबर आएंगे, जो अनरिजर्व है उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, और जो रिजर्व्ड हैं उनका 40% रख दिया कि भाई इससे अगर कम आएंगे तो उनको भी हम कंसीडर नहीं करेंगे, जैसा सीटी में 40 और 50%। तो बाद में इस बेंचमार्क को बढ़ाकर उन्होंने कर दिया कि भाई अगर अनरिजर्व हैं तो 70% से कम अगर आपके हैं तो आपको हम कंसीडर नहीं करेंगे। इंटरव्यू के बाद टोटल एग्जाम के मार्क्स और इंटरव्यू के दोनों जोड़ लिए, अगर आपके 70 से कम हैं तो आपको कंसीडर नहीं करेंगे, आप अपॉइंट नहीं हो सकते। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो अगर 65 से कम है तो आप
कंसीडर नहीं करे जाएंगे। जबकि पहले क्या था, 40 था और 50 था, तो बाद में फिर क्राइटेरिया चेंज कर दिया और इसको भी सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिफाई किया और कहा कि भाई शॉर्ट लिस्टिंग हो सकती है क्योंकि हमें मेरिट वाले बच्चे चाहिए उसमें। तो अलग अलग समय पर ऐसी चीज़ें हुई हैं जो सही, जो जस्टिफिकेशन है जिनका सही है और सरकार को, हरियाणा सरकार को वो सही साबित करती हैं, जिसकी वजह से हमारा जो केस है वो कमज़ोर पड़ा। यानी कि अगर हम अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो उसका जजमेंट हमारे फेवर में नहीं आएगा। अगर हाई कोर्ट हमारे फेवर में जजमेंट कर दे और फिर सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाए, तब भी जो सुप्रीम कोर्ट है वो हाई कोर्ट का फैसला बदल सकता है, क्योंकि ऐसे केसेस हुई हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले इस मामले में बदले हैं। तो किसी भी प्रकार से अगर हम कहें तो हम कानूनी रूप से सरकार से नहीं हम लड़ सकते, उनसे हम नहीं जीत सकते। तो अब अगर हम बात करते हैं जो हमारा तीसरा बिंदु है कि क्या सरकार अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए सीईटी क्वालिफाई कर सकती है, क्योंकि कर्नाटक में जो हुआ है वहाँ पर बीजेपी की ठीक मतलब अच्छी कहें तो पिटाई हुई है, कांग्रेस की वहाँ पर सरकार बनने वाली है। तो उसको देखते हुए, क्योंकि अभी हरियाणा में भी आगे इलेक्शन होंगे, तो ऐसा हो सकता है, क्योंकि नॉर्मल जब हम सोचते हैं तो हम यही सोचते हैं कि शायद सरकार सीईटी को क्वालिफाई कर दे ताकि उनको वोट बैंक का थोड़ा सा फ़ायदा मिले। अगर सीईटी क्वालिफाई कर दिया तो बच्चे खुश होंगे, अगर बच्चे खुश होंगे तो वोट मिलेगा सरकार को, और सरकार को वोट ही तो चाहिए। तो क्या सरकार वोट बैंक के लिए सीईटी को क्वालिफाई कर सकती है? अब उसके चांसेस भी कम हैं। देखिए, कम इसलिए हैं क्योंकि सरकार ने ये साबित कर दिया है सारे एविडेंसेस देकर, सारे पहलू समझाकर कि हम सीईटी को क्वालिफाई क्यों नहीं कर सकते। और अगर अब सरकार कहे कि भाई सीईटी को हम क्वालिफाई कर रहे हैं, तो किसी भी एक अभ्यर्थी ने जो कि अब सीईटी मेंस में बैठने वाला है, वो एलिजिबल है, उसके 65-70 के आसपास नंबर हैं, अगर उसने दोबारा से सरकार पर केस कर दिया कि भाई आपने तो पहले तो आपने कहा था कि भाई नहीं करेंगे, अब आप बोल रहे हैं कि करेंगे, क्योंकि जिनका स्कोर अच्छा है, ये हमें मानकर चलना पड़ेगा कि अगर सारे बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो कंपटीशन बढ़ेगा, उनको नुकसान होगा, तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं या हाई कोर्ट वो जा सकते हैं। तो वहाँ पर फिर सरकार को जवाब देने में बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि पहले वो ये साबित कर चुके हैं बार बार कि क्यों सीईटी को क्वालिफाई नहीं करेंगे, और फिर दोबारा से अगर उन्हें ये साबित करना पड़ा कि भाई सीईटी को क्वालिफाई क्यों करना ज़रूरी है, तो फिर कहीं ना कहीं सरकार अपने जो डबल स्टैंडर्ड है वो वहाँ पर साबित करने उसको पड़ेंगे। सरकार अपना जो डबल स्टैंडर्ड है वहाँ पर वो दिखाएगी। सरकार खुद के ही जो उन्होंने तर्क दे रखे हैं, सरकार को उनसे ही लड़ना पड़ेगा। अगर सरकार ने उनकी जो आर्गुमेंट थी उसमें कहीं ना कहीं लूप होल छोड़ रखे हैं कि भाई ये रास्ता है, इससे हम बचकर निकल सकते हैं, अगर ज़रूरत पड़ी तो इसके माध्यम से हम सीईटी को क्वालिफाई करवा सकते हैं। हम बोलते हैं कि भाई ये पक्ष हमसे छूट गया था, तो हम इस पक्ष के आधार पर, इस बिंदु के आधार पर हम सीईटी को अब क्वालिफाई कर रहे हैं, और वो जो बिंदु है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि सरकार ने जो पहले आर्गुमेंट दे रखा है सीईटी को क्वालिफाई ना करने का, उस पर भी वो भारी पड़ जाए, तो फिर कुछ हो सकता है कि सीईटी क्वालिफाई हो जाए। लेकिन वो एक प्रकार से क्या है, वोट बैंक को आकर्षित करने के तरीके से होगा, जो कि जिसकी भी संभावना है बहुत कम हमें अभी दिखाई पड़ रही है। तो ये जो सारा का सारा प्रोसेस था सीईटी का, हमने शुरुआत से लेकर अंत तक हमने इसको समझा। जो पूरा जो ऑर्डर है कोर्ट का उसको हमने समझा, अलग अलग पहलुओं को हमने डिस्कस किया, और क्यों हमारा जो पक्ष था वो कमज़ोर पड़ा, ये सारी चीज़ें हमने इसमें समझने की कोशिश करी है। मुझे उम्मीद है कि आप जो लीगल जो टर्मिनोलॉजीज हैं, जो कानूनी एक प्रोसेस है और जो कानूनी पोजीशन है सरकार की और जो पिटिशनर हैं उनकी आप एक अंडरस्टैंडिंग अब आपके पास हो गई होगी। और अभी वीडियो मुझे लगता है कि काफ़ी लेंदी हो गई है, तो अब मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं और आपसे उम्मीद करता हूं कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, और मैं अपने बहुत छोटे से अनुभव से कुछ न कुछ चीज़ें आपके नॉलेज में मैं ऐड कर पाया होगा। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद।